सवाल जो पिछले 2 साल पहले भी उठा था, आज भी उठ रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच के ताज़ा हालात क्या हैं। और खास करके ये सवाल तब उठ रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही देशों के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की, उनसे बातचीत की है। क्या कोई भारत बीच का रास्ता ढूंढने की जो कोशिश है उसमें कोई रोल अदा कर रहा है? साथ ही साथ ये सवाल तब उठ रहा है जब रूस के चुनाव के नतीजे भी आए हैं। तो ऐसे में ये जो तीनों सवाल है, इसका जवाब आप क्या देंगे? अंकित, देखिए, जहां तक रूस और यूक्रेन की लड़ाई की बात है, वो तो चल रहा है जैसे पहले था। मतलब पिछले कुछ महीनों में जो हम लोग अपने दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि रूस ऊपर है, उसका पलड़ा भारी है, यूक्रेन में कमी है, हथियार की कमी है, अम्यूनिशन की कमी है। जेलेंस्की हर समय बोले जा रहे हैं। और कल ही देखिए यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने भी बोला है, उन्होंने जो यूक्रेन में उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई यूक्रेन का अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन का अस्तित्व खतरे में है और अमेरिका की सुरक्षा जो है वो खतरे में है। इस समय जो हालात वहां पर हैं, जिस तरह से रूस हर तरफ से आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी उसकी डाउन नहीं है, वो भी आगे चल रही है। वो अपने इन्वॉल्वमेंट उसने वहां भी कर रखा है, इजराइल और अरब में, मतलब मैं कहूँगा अरब कंट्रीज में, हौतीज के साथ कहिए या पैलेस्टीनियंस के साथ कहिए, वहां भी कर रखा है। तो ये सब देख करके इनको फर्क तो पड़ रहा है वहां पर। और ये जो इन्होंने, अगर हम कुछ पिछले एक हफ्ते में हुआ क्या है अगर हम उस पर ये डालें, तो देखिए, जो आज जैसे आपने कहा सबसे बड़ी चीज तो यही है कि पुतिन दोबारा 6 साल के लिए इलेक्ट हो गए हैं, वो भी तकरीबन 88% वोट्स के साथ। तो लेकिन वेस्ट तो कह रहा है कि नहीं, देखिए, वेस्ट तो कहेगा, वेस्ट तो कहता रहा है, लेकिन बाकी में इसी पाकिस्तान के ऊपर वेस्ट ने कुछ नहीं कहा। बाकी भी जहां इलेक्शंस हो रहे हैं कुछ नहीं कहा। लेकिन आप यही देखिए, हंगरी ने कांग्रेचुलेट किया है। हाँ, और हंगरी कहां पर है? इनके साथ है। भारत ने भी कांग्रेचुलेट किया, भारत ने किया है, चीन ने किया है। तो अब वो बोलने से तो ऐसी कोई चीज आएगी नहीं। अगर आपको याद होगा, अमेरिका ने तो यहाँ अमेरिकन या अमेरिका में लोग कहते रहे हैं कि रूस जो है इन्फ्लुएंस करता रहा है उनकी प्रेसिडेंशियल वोटिंग। बिल्कुल। तो अब इस चीजों का तो खैर हम नहीं जाएंगे। अगर आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, लेकिन इसका इफेक्ट लड़ाई पर तो पड़ना तेज स्वाभाविक है। बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने कहा था पिछली बार, अभी रूस ने अपने आप को एक फर्म ग्राउंड पर, जिसे कहते हैं, बहुत मजबूत स्थिति में कर लिया है। उसकी एम्यूनिशन प्रोडक्शन 2.5 गुना से लेकर के 5 गुना तक बढ़ गई है। चाहे आप आर्टिलरी लीजिए, चाहे ड्रोन्स लीजिए, या बाकी जितनी भी चीजें हैं उसके पास, रॉकेट्स लीजिए, उनके बारे में। अब आप देखिए, जेलेंस्की का कहना है कि पिछले इस महीने में 900 बॉम्ब्स करीब दागे हैं रूस ने इनके ऊपर, जो कि सबसे ज्यादा हैं। पिछले ऐसे समय में कभी ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि ग्लाइड बॉम्ब्स हैं। इन्होंने ग्लाइड बॉम्ब्स को, जो फ्री फ्लाइंग बॉम्ब्स थे, उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मैकेनिज्म लगा करके और फायर कर रहे हैं। तो नुकसान बहुत हुआ है। अब नुकसान की अगर हम बात कर रहे हैं, एक तरफ हुआ है, जी हाँ, मैक्सिमम एक तरफ है। इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन पहले हम अगर यूक्रेन का देखें तो देखिए, अभी 3 दिन पहले जो मैसिव कहा जा रहा था कि संडे को जो है, सोमवार को सबसे ज्यादा मैसिव, मतलब कहते हैं आज तक इतनी बड़ी स्ट्राइक रूस ने नहीं की थी, जहां 150 तकरीबन उन्होंने एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स वहां दागे हुए हैं, जिसमें कि 31 तो सिर्फ मिसाइल्स हैं, जिसमें कहा जा रहा है 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, किंजल, और 29 इनकी दूसरी जो मिसाइल्स थी। लेकिन सवाल ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, जो सवाल है कि इतनी ज्यादा एम्यूनिशन रूस फायर कर रहा है। और अगेन मैं कहूंगा, जेलेंस्की का ही कहना है कि जहां ये एक बॉम्ब या आर्टिलरी शेल डाल रहे हैं, दाग रहे हैं यूक्रेन रूस के ऊपर, 22 गुना जो है वो रूस इनके ऊपर डाल रहा है। एक के बदले 22, जहां तक आर्टिलरी और रॉकेट्स की बात है। कहने का उनका मतलब यह है, अगर आप दूसरे शब्दों में देखा जाए, इनका यह कहना है कि इनके पास इतनी कमी है डिफेंस एम्यूनिशन की कि वो मैच नहीं कर पा रहे हैं, और रूस जो है काफी आगे तक बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि
इन्होंने ये भी कहा है कि जो 2 बैलिस्टिक और 29 हम इसकी बात कर रहे थे किंजन मिसाइल्स की, कि इन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया है यूक्रेन ने, लेकिन फिर भी डैमेज बहुत हुआ है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, खार्किव में परसों जो उन्होंने किया है रूस ने, खार्किव में पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, और वहां पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल ही डैमेज हो गया है। तो ये जो है काफी कुछ वहां फर्क पड़ गया है। रूस ने एक और डोनेस्क रीजन में, पिछली बार हमने कहा था उसने एक अद्विका, उसके साथ एक और विलेज लिया था, अब डोनेस्क में उसने एक और विलेज कैप्चर कर लिया है। तो मतलब रूस धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। उसके ऊपर जो यूक्रेन ने किया वो भी हम आगे देखेंगे क्या है, लेकिन जो है वो कंटिन्यू करते जा रहा है अपने मिशन में, और एरियाज कैप्चर किया जा रहा है। और डोनेस्क एंड खार्किव में तो मैक्सिमम वहां पर फायरिंग कर रहा है। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में बात किया था। दूसरी, अभी तक यूक्रेन ने हाथ खड़े नहीं किए, नहीं किए हैं। देखिए, और उसकी तरफ से भी भले ही कम हो रहा हो, लेकिन हो रहा है। देखिए, उसमें सबसे बड़ी चीज है यूक्रेन में कम क्या हुआ है कि यूक्रेन की जो पहले आप देखिए शुरू में, अगर आपको याद है 1 साल पहले जब हम लोग बात कर रहे थे इसमें, वहां पर सिविलियंस का जो विल टू फाइट बहुत थी, सड़क पर आगे खड़े हो जाते थे, वो अपोज करते थे इनको, रूस को, और ये उनके ऊपर फायर तो कर नहीं सकते थे, सिविलियन निहत्थे हैं जो वहां। अब वो विल टू फाइट खत्म हो गई है, अब वो कम हो गई है, आर्म्स एम्युनिशन भी कम हो गए। यूक्रेन के सोल्जर्स ने, बीच में न्यूज आई थी, जो कि सरेंडर कर दिया था रूस को सीधा, क्योंकि इनके पास है नहीं वो चीजें, इनके पास सोल्जर्स नहीं है फाइट लड़ने के लिए। मैक्रोन को बताइए, कहना पड़ा था कि यूरोपियन यूनियन अपने जो है फौज भेजे वहां लड़ने के लिए। बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि उन्होंने बोला है कि लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन और सप्लाईज में उन्होंने बोला था, और जिसको कि अब डायरेक्टर जो इनके फॉरेन उसके रिलेशन फॉरेन इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं रूस के, उन्होंने इसको और बड़ा बना दिया है कि फ्रांस जो है जल्दी ही अपने सोल्जर्स भेजेगा। और उनका ये कहना है कि जब ये होगा तो ये तो पूरा नाटो के खिलाफ हमारी लड़ाई हो जाएगी। तो वो चाहते हैं कि ये हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब वो पा रहे हैं कि वो मजबूत स्थिति में है, खास करके जब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका इन्वॉल्व हो गए हैं इजराइल हमास में लड़ाई में। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि रूस के फेवर में जा रही हैं। दूसरा देखिए, इलेक्शन के टाइम में, अब जहां तक यूक्रेन का सवाल है, इलेक्शन के टाइम में भी यूक्रेन ने भी तकरीबन 150 के आसपास मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजे थे, जो इन्होंने काफी मार गिराए थे। बट एक दो जो है इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिरा, और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मतलब इनके गैस स्टेशन पर, आपको पता है रिफाइनरी पर भी गिरा था। एबी रिफाइनरी, एबी 21 या 31 रिफाइनरी है, वहां गिरा, सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनरी है, वहां पर हुआ, लेकिन वो कंट्रोल कर लिया रूस ने। और अभी देखिए, कल परसों अमेरिका ने बोला है यूक्रेन को कि वो जो है ज्यादा रूस के अंदर टारगेट नहीं करे, और खास करके उसके एनर्जी और बाकी सेक्टर्स पर। और देखिए, इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये बड़ा हास्यास्पद है कि अमेरिका कह रहा है, जहां रूस जो है टारगेट कर रहा है यूक्रेन के इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर्स को, कि तो अमेरिका भी डर रहा है। अमेरिका डर इसलिए रहा है कि देखिए, अभी भी 32% एक्सपोर्ट किया है अपने एनर्जी और ऑयल का रूस ने यूरोपियन यूनियन, नाटो और इनके लोगों के पास। तो बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। इनको भी पता है कि अगर ये हुआ, रिटेलिएशन इनकी बंद हो गई, तो इनकी भी मुश्किलें होने वाली हैं। तो ये जो है कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के चल रहे हैं। और यूक्रेन ने इवन इलेक्शन के टाइम खेरसोन और जापोरिजिया जो कैप्चर किया है रूस ने, वहां भी रूस ने बूथ्स लगाए थे, इलेक्शन बूथ्स, वहां पर भी इन्होंने फायरिंग की थी उन जगहों पर भी। तो ये भी ये करते रहे हैं, यूक्रेन भी करता रहा है उसमें। और अगर देखा जाए तो यूक्रेन को अभी देखिए एड कुछ तो मिल रहा है अमेरिका से, हालांकि नहीं ज्यादा मिल रहा है, और सभी उस पर लगे हुए हैं कि नहीं मिलेगा तो आगे होगा क्या। नाटो को लग रहा है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट होगा। इन्होंने, यूरोपियन यूनियन ने तो अभी तकरीबन उनको $4.8 बिलियन का टोटल मदद दे रहे हैं। इवन लिथुआनिया जो है तकरीबन $38 मिलियन दे रहा है, इनको डायरेक्ट नहीं दे रहा है, लेकिन चेकोस्लोवाकिया को दे रहा है कि वहां से जो है एम्युनिशन इनके पास आएगा। तो तकरीबन कह तो रहे हैं, लेकिन सामान अभी तक आ नहीं रहा है, सबसे बड़ी मुश्किल ये है। और
इन्होंने ये प्लान किया है कि रूस का जितने इन्होंने एसेट्स फ्रीज किए थे उसके जो इंटरेस्ट आ रहे हैं उसके 90% यूक्रेन को दिए जाएं, 10% यूरोप अपने जो बाकी चीज़ें हैं उसमें रखेगा। तो इसका रूस ने विरोध किया है कि भाई इंटेंशनली तो कर नहीं सकते अभी वो, और ये अगर करेंगे तो भी एक्शन लेगा। तो ये जो है यूक्रेन ने अपने अटैक्स जारी रखे थे, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फर्क देखा जाए तो नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट बेलगोरोड जो कि बिल्कुल बॉर्डर टाउन है, उस पर जरूर फर्क पड़ रहा है। वहां इन्होंने तकरीबन 13 लोग मारे गए थे पिछले 1 महीने के अंदर, और वहां पर जो है रूस अब उसको सिक्योरिटी मजबूत कर रहा है, बल्कि वहां से इन्होंने स्कूल्स बंद कर दिए थे और तकरीबन 9,000 बच्चों को वहां से वो शिफ्ट कर रहे हैं कि ताकि उनके ऊपर फर्क नहीं आए। लेकिन रसा ने उस इलाके में अभी अपने टैंक्स, आर्टिलरी और रॉकेट्स ज़्यादा डिप्लॉय कर दी हैं। उनके T-72 B3 टैंक्स है जो उन्होंने नया वर्जन था उसको वहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं वहाँ पर, और उन्होंने पूरी कोशिश की क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पर कि कुछ कर सकता है यूक्रेन, उनके रेंज में है जहाँ पर उस टाउन को ये पहले से भी करता रहा है, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा हुआ है इनका, तो वहाँ पर उसके मेजर से ले रहे हैं। और देखिए पुतिन तो अपने उन्होंने बोल रखा है कि वो चलते रहेंगे जब तक उनका एम अचीव नहीं होता है। और ये इवन नाटो की देखिए उनको भी बहुत डिलेमा में है कि करें क्या, यहाँ से लेकर के इजराइल तक। और नाटो के जो मिलिट्री कमेटी के चीफ हैं बॉब बॉर नाम है उनका, उन्होंने बड़ा साफ बोला है कि कीव में गए थे, उन्होंने कहा कि बहुत अर्जेंट जरूरत है यहाँ पर आर्म्स एम्युनिशन की, कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की लड़ने की ताकत और लड़ने की इच्छाई जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये हालत वहाँ की है। और अगेन बात वही पड़ रही है, देखिए नुकसान तो सबसे ज्यादा हो रहा है यूक्रेन का, क्योंकि सैटेलाइट्स अभी भी इन्होंने सर्वे किया था 40% के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रखा है, लोग मैक्सिमम बाहर हैं, डेथ्स इतनी हो गई हैं, तो करें तो क्या करें। और इतने बिलियंस अगर ये देते रहेंगे तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो कहाँ से आएगा। और देखिए यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई है, ये बातचीत देखिए, जो हम जिस बातचीत की बात कर रहे हैं कि अभी हुई है, आज एक बाइक बातचीत नहीं हुई है, पहले भी प्रधानमंत्री मोदी बात करते रहे। आपको याद है कि जब इन्होंने इनका फेमस कमेंट हर जगह गया था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, G20 जब उन्होंने वहां पर मैसेज दिया था 2022 में इंडोनेशिया में, तो ये बड़ा साफ उन्होंने बोला था, और 1 to 1 ऐसे नहीं कि इन जनरल स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने क्लियर बोला था वहां पर। और शुरू से पक्षधर इसी के रहे हैं। और हम लोग पहले भी एक बार हमने कहा था कि इंडिया इसमें भारत एक भूमिका निभा सकता है, निभा इसलिए सकता है कि दोनों से संबंध है, रूस से भी और यूक्रेन से भी। आप याद कीजिए कि जब लड़ाई ये शुरू हुई थी तो उस समय क्या हुआ था 2 साल पहले, जब ऑपरेशन गंगा लॉन्च हुआ था, 22,000 हमारे जो वहाँ बच्चे, वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उनको निकालने के लिए, तो वॉर 6 घंटे रोकी गई थी लड़ाई। और क्यों रोकी गई थी आपको पता है, दोनों से बात करके रुकवाई गई थी। आज तक शायद हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ होगा ये। तो ये एक संबंध दिखाता है। और दो चीजें, अगर ये संबंध है, वो इतना विश्वास करते हैं, संबंध से ज्यादा इच्छा शक्ति भी बिल्कुल वही, आपको ये करने की इच्छा शक्ति है। और इसी वजह से ये भी इच्छा शक्ति है भारत की कि भाई वहां पर जो है हम ये चीज बंद हो, और भारत हमेशा मानवीय सहायता जारी रखे यूक्रेन में, और पुतिन से भी इन टच में रहे हमेशा इसके, और हमेशा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम देते रहे हैं इनको। इनसे जो आप देखिए, अब जो 20 तारीख को बात हुई है प्रधानमंत्री की, पहले इन्होंने बात की पुतिन से, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया जीतने में, और उनसे फिर उन्होंने हर एक चीज की बात की, पुतिन ने भी, बल्कि उन्होंने तो एक तरह से मोदी जी को ऑलरेडी एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया कि इलेक्शन के लिए। तो ऐसी, मतलब मैं कह रहा हूं कि आपस के संबंध ऐसे हैं, बिल्कुल, तो ये संबंध जो है आगे लेकर के जा सकते हैं, जिसका बिल्ड किया जा सकता है इसके ऊपर। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों ने इच्छा शक्ति दी है, जेलेंस्की ने भी, पुतिन ने भी बातचीत की। हाँ, ये अलग है, दोनों के मानदंड अलग अलग हैं, दोनों के अपने अपने हैं। देखिए कल की है चीन के जो अभी स्विट्जरलैंड, जल्दी ही वो एक
मीटिंग करने जा रहा है वहां पर, इसी के बारे में, वॉर के लिए बारे में, कि इसमें शांति कैसे, शांति व्यवस्था कैसे कायम करें, और उसमें कई देश आएंगे। चीन ने भी बोला है वहां जाने के लिए कि हम जाएंगे वहां, उसमें पार्ट लेंगे। और उनके एम्बेसडर ने बोला है कि देखिए बातचीत तो चल रही है, लेकिन दोनों के व्यू पॉइंट अलग अलग हैं, रूस के और इनके यूक्रेन के, इसी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है। और जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की जो बातचीत हुई है दोनों से, और एक मंच पर आने की बात हुई है, देखिए दोनों ने इनवाइट किया है मोदी को, मोदी जी ने पुतिन को इनवाइट किया है, और पुतिन ने इनको इनवाइट किया है, प्राइम मिनिस्टर को। यूक्रेन ने भी इनवाइट किया है, और आज मेरे ख्याल से यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ऑलरेडी आ रहे हैं हमारे यहाँ, बहुत एक हाई लेवल डेलीगेशन लेकर के आ रहे हैं। और उस डेलीगेशन में देखिए बात सिर्फ जो आ रहे हैं डेलीगेशन के साथ कॉमर्स और बाकी चीज़ें की तो होनी है, इकोनॉमी, ट्रेड, और लेकिन मेन चीज़ तो ये भी रहेगा। और इससे पहले देखिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे पिछले दिसंबर में वहाँ रशिया में, क्योंकि वहाँ समिट मीटिंग नहीं हुई थी इस साल, तो वहाँ गए थे। उन्होंने यूक्रेन में भी बात की थी, हमारे एनएस से भी जा चुके हैं रूस में, और यूक्रेन में भी बातचीत कर चुके हैं। तो एक ग्राउंड बिल्डअप करने के बाद लगा है, मतलब बैक चैनल चीजें चलती रही हैं। और जब एक वो कहते हैं हम कि एक वो रोशनी दिखाई पड़ी है, कि उस रोशनी को हम बढ़ा सकते हैं और एक मंच पर बातचीत कर सकते हैं। विदेश मंत्री को रूसी भाषा भी अच्छी आती है। नहीं बिल्कुल, वो तो अब देखिए उनको पहले तो पोस्टिंग ही उनकी रूस में हुई थी। वो तो हर एक चीज में, रूस में, चीन में, मतलब वो तो रह चुके हैं, तो वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं। तो देखिए अभी मेरे से मैं ये कहूंगा कि एक स्टेज बन चुका है, और भारत सेंटर स्टेज पर आ चुका है यहाँ पर, कि ये है भारत कर सकता है। और देखिए एक इतनी अगर बड़ी बात हुई है, इससे पहले देखिए ब्लिंकन से भी बात होती रही है यूएस अमेरिका में, वहां से भी होती रही है, इधर भी होती रही है। तो ये लग रहा है, सभी को लगा है कि भारत इसमें मध्यस्थता कर सकता है, और ये अमेरिका ने भी पहले बोला हुआ है कि वो चाहेंगे कि भारत ये मध्यस्थता करे। चीन चाहता है नहीं चाहता हम नहीं कर सकते, बट ये तो चाहेंगे। और ये फॉरेन मिनिस्टर नेसी की विजिट ने एक ग्राउंड बनना था। बाकी बैक चैनल जो आप बात कर रहे हैं ये होती रही हैं, और इससे लग तो ही रहा है कि देखिए ये आगे बातचीत बढ़ेगी। और कम से कम अगर हमारे प्रधानमंत्री उन दोनों लोगों को आमने सामने ला सकते हैं, या उनके व्यू पॉइंट्स ला सकते हैं, हाँ इतना जरूर होगा कि कोई एक स्टेप पीछे जाए, कोई आगे आए। अब वो चीज तो बाद में बनेगी, बिल्कुल बातचीत में होता है, किसी को आगे जाना पड़ता है, किसी को पीछे जाना पड़ता है। बट वो वहां तक पहुंच गए हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर कुछ नहीं हो, अगर बाकी चीज नहीं हो, अगर रुक भी जाए युद्ध, जहां है वहीं रुक जाए, तब भी ये मानवता के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और उसके बाद बाकी चीजें बातचीत हो सकती हैं, नेगोशिएशन चल सकते हैं, बट एटलीस्ट शांति तो बहाल हो। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।